जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल राणा स्वागत करता हूं आज आपके अपने परिवार में। तो साथियों, आज शहीद दिवस के अवसर पर जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, तो आज शहीद दिवस क्या है भैया जी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। और साथियों, वो 23 मार्च 1931 उस शहीद दिवस का हर एक जवान साथी को, हर एक माता बहन को, हर एक बुजुर्ग को हमारे देश में इस बात का पता लगना चाहिए कि उस 23 मार्च को हुआ क्या था या हुआ क्या नहीं था। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे देश में शहीद शहीद तो हजार लोगों की तादाद में, मैं लाखों लोगों की तादाद की बात करूंगा, लेकिन हमारे देश में जो शहीद हुए वो 6.5 लाख नौजवान साथी हमारे शहीद हुए थे। उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी थे और साथ ही सभी लोग शामिल थे। लेकिन टोटल मिलाकर कितने थे भैया जी? तो टोटल बताओगे आप? 6.5 लाख थे। लेकिन उन 6.5 लाख लोगों में से एक ऐसे क्रांतिकारी घर में जन्म लेने वाले उस क्रांतिवीर की बात करूंगा मैं, उस चाहते उस शहीद आजम। मैं सल्यूट करना चाहता हूं इस भगत सिंह को। उन भगत सिंह की बात होगी जो शहीदों के नाम में अपना परचम लहरा जाएंगे, जो सबसे कम उम्र के भैया 6.5 लाख लोगों में यही क्यों चुने आपने? दोस्त, शहादत तो किसी की बयान नहीं होती। मैं नमन उन लोगों को भी करता हूं सर झुकाकर, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं उस भगत सिंह, उन भगत सिंह की बात होगी जो 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर झूल गए थे। क्योंकि भैया 23 वर्ष का एक बच्चा, मैं बच्चा ही बोलूंगा, आप और हम लोगों के साथ का, या हमसे हमसे छोटे भी हो सके कोई भाई, मेरे भाई बहन देख रहे हो वीडियो को, या हमसे बड़े भी हो सके, लेकिन हमसे एक बच्चा ही बोलेंगे भगत सिंह को, क्योंकि 23 वर्ष कोई एज नहीं होती दोस्त। उस एज में अपने आप को न्योछावर करने वाले, अपनी भारत माता की रक्षा करने वाले, मैं उन नौजवान साथी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करता हूं। तो साथियों, आप देख रहे हो आज भगत सिंह के बारे में, जैसे कि भगत सिंह का जन्म जो हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊं। जन्म भैया जी, भगत सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? 28 सितंबर 1907 को बंगा, कहाँ पे? 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव, लायलपुर, पंजाब में। भैया जी, पंजाब में जन्म हुआ। हाँ जी, मैं आप लोगों को बताऊं, एक बंगा गांव पड़ेगा जो आपके लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और भैया जी, आप बात करोगे ना, स्टेट की बात होगी तो उस पंजाब की बात होगी, जिस पंजाब से एक अमृतसर, लाहौर से क्रांति की अलग उठी थी, उस क्रांतिवीर की बात करना चाहूंगा। उनके गांव को नमन करता हूं, और मैं उस राज्य को भी नमन करता हूं, उस जिले को भी नमन करता हूं। और जन्म कब हुआ भैया? 1907 में। कब हुआ भैया जी? 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। कहां? बंगा गांव में। और साथियों, आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये उनकी वहां की गांव की कुछ पिक्चर है। इसके बाद में जैसे हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, मैं इनकी बात करूंगा, इनकी माता की बात होगी। तो माता की बात होगी तो भैया जी, नाम क्या था इनका? एक बार लिख लो, माता जी का नाम लिखो इनकी, माता जी का नाम। अब माता जी कौन थी भैया? विद्यावती कौर। कौन? विद्यावती कौर। अच्छे भैया जी, हाँ जी, विद्यावती कौर थी। और इनके पिताश्री कौन थे भैया? इनके पिताश्री का लिख लो यहीं एक बार। पिताश्री थे इनके किशनपाल सिंह। कौन थे? पिता किशनपाल सिंह। तो किशनपाल सिंह कौन थे भैया जी? पिता थे। अब किशनपाल सिंह, और मैं नमन करता हूं इन माता को, सत सत प्रणाम करता हूं, जो ऐसे ऐसे एक शेर को जन्म देने वाली माता। उस जो शेर है ना भाई, शेर ही थे भगत सिंह। उन शेर को जन्म देने वाली माता कौन थी? विद्यावती कौर थी। और एक बार क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताऊं। एक बार जब ये जेल में थे, और जेल में इनकी माताश्री पहुंची इनसे मिलने कि मुझे अपने भगत से मिलना है। ये लाहौर जेल में बंद थे, और माताश्री जब पहुंची तो लाहौर जेल में माताश्री रोने लगी। और रोने के पश्चात इनके आंसू देखकर भगत सिंह ने कहा, आप अब भगत सिंह की बेबे होकर रोती हो? तो भैया जी, इन्होंने कहा था, भगत, रोना इस बात का नहीं है कि तुझे फांसी होने वाली है। रोना तो इस बात का है कि इस देश में हजार भगत सिंह पैदा क्यों नहीं हुए, इस देश में हजार भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हुए। और दोस्त, इन्होंने अपनी माता को समझाते हुए बोला, माँ, इस देश में हजार भगत सिंह भी होंगे, और क्रांतिकारी युद्ध भी होंगे, और तमाम तमाम हमारी बातें और विचारधारा भी होगी। तो इस बात का प्रमाण दिया गया दोस्त, आज की डेट में भी हम हर भगत सिंह पैदा कर सके अपने घर में, हम भगत सिंह भी बन सके, लेकिन शर्त है अपने आप को ढालने की, उनकी विचारधारा में बदलने की, परिवर्तन करने की। इनके पिताश्री की बात होगी तो पिताश्री कौन थे भैया? किशनपाल सिंह। और एक बार ये पिताश्री भी किशनपाल सिंह पहुंचे जेल में इनसे मिलने। जब ये जेल लाहौर जेल में बंद थे भगत सिंह, तो लाहौर जेल में मिलने के बाद भगत सिंह से पूछा इनके पिताश्री ने, और इनके पिताश्री जब मिलने पहुंची तो हुआ ऐसा, इनके पिताश्री ने उनका क्या
भैया जी एक नामा लिख दिया, एक नामा ऐसा लिखा कि मेरे जो भगत सिंह है वहां के जो गवर्नर थे, वहां के जो अधिकारी थे, उन्होंने लिख दिया कि माफीनामा लिख दिया, और वहां पे बोला गया कि मेरे भगत सिंह की जितनी जितनी सजा कम हो सके उतनी सजा कम कर दो। और जब बात भगत सिंह को पता चली तो भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह बोले अपने पिताश्री से, पिताश्री आपने ऐसा क्यों करा, पिताजी आपने ऐसा क्यों करा कि मेरा मेरा माफीनामा उस अंग्रेजी हुकूमत के पैरों पर रख दिया। दोस्त भगत सिंह बोले कि मेरे चाचा अजीत सिंह, मेरे जन्म से 2 दिन 2 वर्ष पूर्व, मेरे जन्म से 2 वर्ष पूर्व 1905 में, 5 में क्या कर देंगे भैया जी, क्या कौन सा पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन शुरू कर देंगे 1905 में, क्योंकि भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था दोस्त, लेकिन 1905 में क्या हुआ, मेरे जन्म से 2 वर्ष पूर्व पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन खड़ा कर देंगे। मेरे पिता कृष्णपाल सिंह जो क्रांतिकारी हो तुम, और हमारे ब्लड में तो हमारी रगों में नहीं जुनून दौड़ता है, उस क्रांतिकारी घर में पैदा हुआ मैं, जिस घर में हमारे क्रांतिकारी की विचारधारा हमारे पूर्वजों से रही हो, और तुमने अपने पिताश्री को बोला, आपने एक माफीनामा लिखा। ये माफीनामा नहीं, ये हमारी बेइज्जती है, अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारी ललकार है। और दोस्त मैं आप लोगों को बताना चाहूं, इनके पिताश्री बोले कोई बात नहीं भगत कोई बात नहीं, और लेकिन अपने डिस्प्यूट बिल में क्या लिखा इन्होंने, अपने एक बिल तैयार करा भगत सिंह ने, बोला मेरी सजा कोई माफ नहीं होगी, और जितनी सजा दे सकते हो दे दो। बोला कोई सजा माफ नहीं होने की। अपना जो एक लेटर लिख के इन्होंने उस हुकूमत तक पहुंचाया कि मैं सजा फांसी के लिए तैयार हूं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं माताश्री कौन थी, भैया नमन है उस विद्यावती कौर को जो पंजाब के शेर को जन्म देने वाली, और नमन है इनके पिताश्री को जो कृष्णपाल सिंह थे। और इन्होंने बोला यह है दुनिया के सबसे भाग्यशाली माँ बाप। दोस्त भाग्यशाली क्यों है, क्योंकि विचारधारा कायम थी इनके घर में वो विचारधारा कायम थी। अमर शहीद भगत सिंह जैसे बेटे को जन्म दिया। किसे दिया भैया जी, बेटे को जन्म दिया। इसके बाद में थोड़ा सा आगे पहुंच रहे थे, और भगत सिंह थोड़े से बड़े हो रहे थे, और बड़े होने के पश्चात क्या हुआ, अपने इनके जो वहां पे मुंजी लगाई जाती है पंजाब की ओर में, धान और फसल की जो वहां पे क्रॉपिंग यानी हार्वेस्टिंग होती है, और वहां पे मुंजी लगा लेते। आप देख सको जब वहां पे मुंजी लगा रहे थे तो इनके फादर साहब कृष्णपाल सिंह के मित्र वहां से गुजर रहे थे, और जब वहां से गुजर रहे थे मैं आप लोगों को बताऊं दोस्त, तो एक बार ये मुंजी की जगह एक इनके पास गन थी, जो प्लास्टिक की गन थी, खिलौने के सामान, उसे एक धरती माता में गाड़ रहे थे। बोले जी उनके मित्र जो फादर साहब के मित्र थे, बोले भगत ये क्या कर रहा है, भगत बंदूक, कह रहा बंदूक नहीं उगा रहा। पिता अपने मित्र उनसे बोला कि चाचा ये बंदूक हम अंग्रेजी हुकूमत का साम्राज्य को नस्ते नाबूद करने की फसल उगा रहा हूं मैं। तो आप बताओ विचारधारा एक छोटे से बच्चे के मन में विचारधारा कहीं ना कहीं एक क्रांति की थी। जिस चीज को पहचानना मैं आज की डेट में बात करूं, हमारे भाई बहन भी होंगे इस उम्र में, लेकिन आज तो भैया सोशल इंस्ट्रक्शन है, क्या चल रहा है भैया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, फेसबुक। लेकिन दोस्त एक छोटे से बच्चे के मन में वो विचारधारा थी कि क्रांति क्रांति क्रांति, आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये विचारधारा सही, ये अब उनके अपने घर अपने परिवार से पैदा हुई, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि चाचा वो अजीत सिंह वो पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन 1905 में खड़ा कर दिया था। पिताश्री कृष्णपाल सिंह वो तमाम आंदोलन कर चुके थे भारत में, जो इनके जन्म से पूर्व कर चुके थे, इनके जन्म से बाद में भी कर चुके थे। और मैं आप लोगों को बताऊं दोस्त ये कोई आम बच्चा नहीं था तो आम बच्चा, लेकिन जो इनकी विचारधारा थी वो आम नहीं थी। क्योंकि आम क्यों नहीं थी भैया जी, अपने भारत को आजाद कराने के लिए एक छोटे से बच्चे के मन में, 6 से 8 साल के बच्चे में विचारधारा उगड़ी कि अपने भारत को आजादी दिलानी होगी इस अंग्रेजी हुकूमत से। वो बंदूक बोई जा रही थी कि आने वाले टाइम में जब भी फसल कटेगी तो हमारे पास बंदूक होगी, और हम एक तैयार होंगे, साहसी अपने बल पर होंगे। और साथियों ये भगत सिंह के फोटो है, मैं आप लोगों को बताऊं ये इनका प्राचीन फोटो है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे आप देख रहे हो, तो हुआ ऐसा, अब जब हुआ भैया जी क्या, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 की घटना है। कब भैया, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो जब 13 अप्रैल 1919 को हुआ, आप देख रहे हो वहां भी 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास के पन्नों में एक आवाज है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका वर्तमान नाम जलियांवाला बाग नरसंहार कर दिया गया।
और साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूं क्योंकि 1919 में क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि 1919 में बाबू एक रोल एक्ट भारत में आया था। आप देख रहे हो बोर्ड पर रोल एक्ट। और इसी रोल एक्ट ने बोला था कि बिना अपील कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता, बिना दलील कोई दलील नहीं दे सकता अपनी, और बिना बिना वकील कोई वकील नहीं खड़ा कर सकता। तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यानी कि शंका के आधार पर हम भारतीय, जो हमारे भारत में कोई किसान वर्ग है, कोई अपनी अपनी किसान फार्मिंग खेती करने जा रहा, कोई मजदूर है वो मजदूरी करने जा रहा, उसे जबरन बंदी बना लिया जाता और जबरन बंदी बनाकर ब्रिटिश हुकूमत उसे जेल का कटोरी में डाल देती, क्योंकि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का नारा दे दिया गया था। इस रोलेट एक्ट में शंका के आधार पर हम भारतीयों की गिरफ्तारी हो रही थी, कोई भी भारतीय यानी कि कोई वकील नहीं खड़ा कर सकते, जिसे भी पकड़ लेते थे, जिसे चाहे उसे पकड़ लेते थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल का एक सत्तात्मक लोगों की धारा विचारधारा चल रही थी वहां पर, और बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के खड़ा कर सके थे, यानी कि हम लोगों को जबरन बंदी बना लिया जाता, अपना वकील नहीं कर सके थे। इसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में एक बैठक हुई, और जलियांवाला बाग में जब बैठक हुई तो 13 अप्रैल 1919 वो बैसाखी का दिन था दोस्त। उस बैसाखी के दिन सुबह के 10 बजे से भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होगी तमाम राज्यों की, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड। इसके बाद में आप जाओगे थोड़ा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों की भीड़ इकट्ठा हुई, और वहां पर लगभग 22,000 हमारे लोग इकट्ठा हुए, जिनमें से मैं आप लोगों को बताऊं, भगत सिंह अपने स्कूल में जा रहे थे, और भगत सिंह जब स्कूल जा रहे थे तो पता चलिए जलियांवाला बाग हो रहा है। और वहां से स्कूल से जब रास्ते में से मुड़े तो 40 किलोमीटर, 40 मील दूरी पर इसको जो जलियांवाला बाग जगह थी 40 किलोमीटर दूर, तो इसके बाद पैदल चल दिए। और जब ये स्कूल से लौट रहे थे उसके बाद में, तो जलियांवाला बाग जब जगह पर पहुंचे तो वहां से मिट्टी उठाई, और वो मिट्टी अपनी बोतल में बंद करी, उसके बाद में अपने सर पर लगाई, अपने माथे पर लगाई वो मिट्टी, और बोले इस क्रांति होगी, इसका बदला जल्द लिया जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का। क्योंकि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में हम भारतीयों पर अंधाधुंध गोली बरसाने वाले उस जनरल ओडायर की बात करूंगा, जिसने निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी गई थी, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माता, हमारी बहनें, और दोस्त, यहाँ तक कि सबसे कम उम्र का बच्चा, एक 6 सप्ताह का बच्चा ही बोलूंगा, वो छोटा बच्चा, 6 सप्ताह का बच्चा भी वहां पर मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। तो यो एक निहत्थे लोगों पर गोली चलाने वाले उस जनरल ओडायर की बात होगी, जिसने 1600 राउंड फायरिंग लगातार 4 से 6 मिनट तक कर दी थी। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूं, उसकी मिट्टी भगत सिंह ने अपनी बोतल में बंद करी और अपने घर लेकर आई। तो उनकी माँ पूछती है, उनकी बेबे विद्यावती कौर पूछती है कि भगत आज स्कूल से लेट क्यों हुआ? बोला जी माता आज मैं जलियांवाला जगह पर गया था। और जो माता ने पूछा जलियांवाला जगह पर गया, तो उनके एक स्लैप लगाया, भगत वहां क्यों गया था, वहां जाना ठीक नहीं था। बोला जी माता श्री अब क्रांति होगी। और विचारधारा में आप लोगों को फिर बताऊं, विचारधारा पहले से ही थी, अब बताओ जलियांवाला क्यों हुआ था? भैया रोल एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। और साथ ही मैं आपको बताऊं, इसके बाद में आगे चलेंगे, और यहाँ पर इन भगत सिंह ने क्या हुआ, इन्हीं भगत सिंह ने बोला जी, एक इनके जो बड़े हो रहे थे थोड़े से बड़े हुए, और बड़े होने के पश्चात क्या हुआ, इनके गांव से एक रिश्ता आया, आस पड़ोस से एक रिश्ता आया भगत सिंह के लिए। वो बोले, भगत सिंह ने अपने फादर साहब से कहा कि लड़की पढ़ी हुई नहीं है, लड़की अनपढ़ है, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। कहीं ना कहीं विचार जो होते ना शादी करने के थे, शादी नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी ने दबाव बनाया कि लड़की पढ़ी लिखी है। फिर दूसरा रिश्ता आया, और उसके बाद भी इन्होंने बोल दिया कि नहीं, शादी नहीं करनी, मुझे अपना विवाह नहीं करना। और एक लेटर में लिखकर बंगाल जा लिए, और पश्चिम बंगाल में जाकर इन्होंने बंगाली भाषा सीखी, या बटुकेश्वर जैसे, दत्त जैसे क्रांतिकारी वीर इन्हें मिले, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर योद्धा इन्हें मिले, और वहां जाने के पश्चात इन्होंने अपनी बंगाली भाषा सीखी। ये तमाम चीज अपने पिताश्री को लिख दिया कि नहीं पिताश्री, अब कोई विवाह नहीं होगा, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। तो आप देख रहे हो क्या बोला भगत सिंह ने, भारत माता की आजादी ही मेरी दुल्हन होगी, मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। ये भगत सिंह के थॉट्स थे, मेरे शेर भगत सिंह के थॉट्स से क्या बोला, अब शादी नहीं होगी, आजादी मिलेगी, वही हमारी दुल्हन होगी। और लेटर पिताश्री ने पढ़ा, पिताश्री में नम हो गए, उनकी आंखों से वो नम आंसू उनकी माताश्री को बताया गया, वे भी नम होगी, जिनका एक लड़का, और वो भी क्रांतिकीर बनना चाहता हो, जिनके घर में आगे परवरिश के लिए कोई खानदान में उनके जेंडर में कोई आगे को बदलाव ना हो पाया रहा हो, और वो लड़का पश्चिम बंगाल जा चुका हो। तो सोच के देखो, फील करो तुम। और दोस्त इसके बाद नौजवान सभा, जब ये बंगाल पहुंचे, वहां पे नौजवान सभा बनी, और नौजवान सभा बनी थी 1926 में।
कब भैया जी? 1926 में। और 1926 में नौजवान सभा बनाई, और कहते हैं ना कि नौजवान जब भी जागा, क्या बोलते हैं, नौजवान जब भी जागा इतिहास ने करवट बदली है, कि नौजवान जब जाग उठेगा ना इस भारत का, तो इतिहास करवट बदलेगा, बदलनी होगी उस इतिहास को करवट। तो 1926 में नौजवान सभा बनाई। इस नौजवान सभा में आप लोगों को बताऊं, बिना किसी व्हाट्सएप, बिना किसी इंस्टाग्राम, बिना किसी फेसबुक, बिना किसी ट्विटर के भैया जी 5 लाख सदस्य इसमें शामिल हुए। कितने भैया? 5 लाख। तो नौजवान सभा में कितने सदस्य शामिल हुए थे? 5 लाख सदस्य शामिल हुए थे। और दोस्त, इसमें 16 से 22 साल के हमारे जिनके अंदर एक ज्वाला थी आजादी की, वे नौजवान साथी जो 16 से 22 एज के थे वो शामिल हुए। और बिना किसी में फिर बात करा, बिना किसी सोशल रिफॉर्म्स, बिना किसी सोशल साइट के जरिए 5 लाख युवा शामिल हुआ। जैसे कोई पर्व मेला लगा था, बैसाखी का मेला लगा, वहां अपने पर्चे बांट देते कि हमें एक नौजवान सभा बनानी। इसके जरिए इन्होंने 5 लाख की एक सेना बोलो तो एक दल, एक इकट्ठा दल तैयार करा और क्रांति करने को नौजवान सभा बनाई। किसने? भगत सिंह ने। और दोस्तों, भगत सिंह की जो एज थी उस दौरान जब ये 1926 में नौजवान सभा बनी, भगत सिंह की एज थी 19 वर्ष। सोचो, एक 19 वर्ष का लड़का, एक 19 वर्ष का बच्चा एक नौजवान सभा खड़ी कर सके भारत में, तो क्या आप और हम अपने भारत को उन्नति पर नहीं पहुंचा सकते? और सेम कंडीशन थी मेरे भाई, मेरी बहन, 19 वर्ष के बच्चे ने नौजवान सभा खड़ी करी। उस नौजवान सभा में हमारे युवा दल थे, तमाम राज्यों के, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश के जो हमारे जगह जगह से लोग आए थे वो इकट्ठा हुए। बड़े नाम क्रांतिकारियों में लिए जाओगे, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे उसमें नेता थे। तो इसके बाद क्या हुआ भैया? इसके बाद एक लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन भारत में आया। भैया साइमन कमीशन आया, हाँ जी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया। क्या आया भैया जी? साइमन कमीशन। अब भैया साइमन कमीशन क्या था, समझने की कोशिश करना बाबू। साइमन कमीशन भारत में आया, तो साइमन कमीशन भारत में कैसा आया? 3 फरवरी 1928 को। अब ये साइमन कमीशन था क्या? इस साइमन कमीशन में जो ये गोरे लोग थे ना, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे अध्यक्ष साइमन कमीशन के? लिख लो, सर जॉन साइमन थे। और जो सर जॉन साइमन थे, साइमन कमीशन भारत में आए, और इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पंजाब के शेर बोले जाने वाले लाला लाजपत राय, क्या बोलोगे भैया? पंजाब के शेर लाला लाजपत राय ने इसका विरोध प्रदर्शन खड़े होकर करा। और भगत सिंह भी मौजूद थे, और भगत सिंह उस दौरान के आई विटनेस थे जब लाला लाजपत राय गो बैक साइमन के नारे दे रहे थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन कर रहे थे, और अंग्रेजी हुकूमत सामने खड़ी देख रही थी। लेकिन क्या हुआ? भगत सिंह भी मौजूद थे लाला लाजपत राय के साथ में। तो 3 फरवरी 1928 लाला लाजपत राय के साथ में कौन थे? भगत सिंह पीछे खड़े थे। और लाला लाजपत राय पर तीखा प्रहार करते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने इनके सर पर डंडी से प्रहार कर दिया, और लाठी मारी गई इनके सर पर। और इन्होंने एक बात कही कि जब भगत सिंह ने, आई विटनेस भगत सिंह वहां के मौजूद थे, भगत सिंह ने देखा तो भैया जी इन्होंने हाथ से भगत सिंह को रोक दिया था कि नहीं भगत। और भगत सिंह ने अपना गुस्सा मन में मचलते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया कि लाला जी पर प्रहार हो रहा और मैं खड़ा, लेकिन लाला जी ने रोक दिया था इन्हें, क्योंकि लाला जी ने बोला नहीं भगत, हम आराम से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, कोई किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहते, हम अपनी आवाज को इस ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। और अपना गुस्से को मसल कर, अपने मन में मसल कर भगत सिंह खड़े हुए। लेकिन लाला लाजपत राय पर प्रहार इतना तकड़ा हुआ, मैं आप लोगों को बताऊं, उनके सर पर चोट लगी। तो लाला लाजपत राय ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया कि मुझ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत की कील घोषित होगी, और वहां पर क्या के बाद इनकी मृत्यु होगी 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब जब 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, क्यों हुई भैया जी? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, वहां पर इन पर लाठी डंडों से प्रहार इनके सर पर हुआ था। इनके चोट लगने के पश्चात इनकी मृत्यु हुई कितनी? 17 फरवरी 1928 को। लेकिन भगत सिंह उस दौरान के आई विटनेस थे, भगत सिंह ने वो सब दृश्य देखा था। भगत सिंह ने कहा लाला जी की मौत का बदला भैया जी लिया जाएगा। और चंद्रशेखर ने बोले, चंद्रशेखर के पास गए, और चंद्रशेखर नहीं, फिर भैया भगत सिंह पहुंचे वहां पर, दोनों मौजूद हुए। लेकिन भगत सिंह ने कहा मैं बदला लूंगा, चंद्रशेखर ने कहा नहीं मैं लूंगा। लेकिन चंद्रशेखर को रोका, फिर भगत सिंह ने मैं ही बदला लूंगा। और भगत सिंह ने कहा लाला जी की मौत का बदला 1 महीने में ले लिया जाएगा, और 17 दिसंबर 1928 तक लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊं, 1 महीने में लाला जी की मौत का बदला ले लिया था क्या है। लेकिन क्या हुआ वहां पर, इसके बाद देखते हैं।
तो जब वहां लाला जी की मौत का बदला लिया गया, मैं आप लोगों को बताऊं लाला जी की मौत का बदला भैया जी लाला जी को कब हुआ, 17 नवंबर को 1928 को, और लाला जी की मौत का बदला 17 दिसंबर 1928 को ले लिया गया था। क्योंकि दोस्त 17 दिसंबर 1928 को एक महीने का प्रमाण घोषित होना था और 17 दिसंबर 1928 तक लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया भगत सिंह के द्वारा। लेकिन भगत सिंह जब वहां पे पहुंचे, और भगत सिंह जब वहां पे पहुंचे थे ना दोस्त, वहां पर क्या था, जो एक सैंडर्स था, सैंडर्स नहीं मरा, लेकिन स्कॉटलैंड को मारने गए थे, लेकिन वहां पर कोई और मर चुका था, और भैया जी वहां पर उन्होंने गोली मार दी। किसके भैया, स्कॉट को मारने गए थे। किसको मार दिया, सैंडर्स को। तो मृत्यु हुई वहां पर। इसके मृत्यु के पश्चात इन्होंने एक महीने का बदला ले लिया, और एक महीने के बदले के पश्चात भैया जी क्या हुआ, और अफरा तफरी मच गई, और भगत सिंह और साथ में क्रांतिकारी और इनके साथ में मौजूद थे, ये जगह जगह भागे, और अपने चेहरे पर, अपने चेहरे को, अपने अपने हुलिये को बदलने के पश्चात ये जगह जगह तमाम राज्यों में भागे फिरे, क्योंकि ब्रिटिश रूल इनके पीछे थे। वो ब्रिटिश रूल जब पीछे थी, और इसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल जब पीछे थी ना भैया जी, ये अपने चेहरे को छिपा छिपा कर जगह जगह आंदोलन करने लगे, छोटे छोटे आंदोलन, अपनी आवाज को बुलंद करने लगे, छोटे छोटे दल बनाने लगे, जगह जगह मिलों में जाकर अपने पर्चे बांटने लगे, अपने छोटे छोटे दल हर एक राज्य में तैयार करने लगे। और दोस्त, मेरे साथी, मेरे नौजवान साथी, हुआ ऐसा कि एक बिल आया, कौन सा भैया, पब्लिक सेफ्टी बिल। जब पब्लिक सेफ्टी बिल आया, पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब था कि तुम अपनी आवाज को उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हो। लेकिन वहां अब पब्लिक सेफ्टी बिल जो लाए थे, ये इस दबाने का काम था, हम भारतीयों की दबाने का काम हो रहा था। इसके बाद में दूसरा बिल आया था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। यानी कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कुछ भी मामला गंभीर हो रहा वहां पर, तुम अपना आंदोलन खड़ा कर सको, तुम्हारे अंदर बेरोजगारी है, तुम अपनी आवाज को उठा सको, वहां पर कौन से बिल आए, दो बिल आए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया। और दोनों बिलों की मांग भगत सिंह के द्वारा कर दी गई थी। और मेरे साथी, मेरे भाई बहन, इसके बाद में क्या हुआ, सेंट्रल असेंबली 8 अप्रैल 1926 को जब भगत सिंह की आवाज को नहीं सुना जा रहा था, ये दोनों बिल लाने के पश्चात भी जब नहीं सुना गया, तो भगत सिंह ने और बटू केशवर दत्त, भगत सिंह और बटू केशवर दत्त, उनके सहयोगी मित्र रहने वाले, उनके साथ हरदम चलने वाले हमदर्द, उनके साथी, वे भैया जी दोनों सेंट्रल असेंबली हॉल में गए। 8 अप्रैल की वो डेट है, 8 अप्रैल 1926 को असेंबली हॉल में, साथियों सेंट्रल असेंबली हॉल में 8 अप्रैल 1926 को एक बम गिरा दिया गया, जिस बम गिराने का उद्देश्य सिर्फ क्या था कि उन बहरे कानों तक अपनी आवाज को बुलंद करना। और भगत सिंह, बटू केशवर दत्त, जो दोनों सहयोगी मित्र उस असेंबली हॉल में पहुंचे, और वहां पर मौजूद हमारे पीटी नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे और सुभाष चंद्र बोस जैसे एक व्यक्ति बैठे थे वहां पर। और इसके पश्चात जब उन्होंने असेंबली हॉल में बम गिराया, लेकिन बम गिराने का उद्देश्य सिर्फ ये होता कि बहरी कानों तक अपनी आवाज को बुलंद करना। और दोस्त, मेरे साथी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वहां पर 3 जो बैच थी, वहां पे उस दौरान के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो बैच थी ना, वहां पर 3 बैच को नुकसान हुआ। जो आगे वाली 3 बैच थी उन्हें नुकसान हुआ। इसके अलावा सब सुरक्षित थे। वहां पर किसी जानलेवा, किसी हत्या का प्रमाण नहीं करना था भगत सिंह, बटू केशवर दत्त को, सिर्फ वहां पर उन्हें बहरी कानों तक अपनी आवाज को बुलंद करना था। और भागे नहीं दोस्त, वहां पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी, और गिरफ्तारी के पश्चात इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति की विजय हो, स्वराज्यवाद का नाश हो, ये नारे दे दिए गए। वहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे से गूंज उठी थी वो असेंबली हॉल दोनों के द्वारा। और दोस्त, साथी, मेरे मित्र, एक बार जहां भी बैठे हो ना, एक बार जोर लगो और दमदार आवाज में बोलो, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और दोनों की गिरफ्तारी होगी। और इन्होंने भगत सिंह ने अपनी कवायद खुद करी थी, अपनी दलील खुद लिखी थी, क्योंकि वहां पर जो वकील था, वो वकील अपने आप कवायद करने वाले भगत सिंह थे। तो जब कोर्ट में पेश होने के पश्चात भगत सिंह ने अपनी कवायद खुद करने के पश्चात जब कोर्ट में पेश हुए, और जब ये कोर्ट में गए तो वहां पर देखा, और साथ ही देखने के पश्चात इन्होंने वहां पर बोला कि जब जनरल ओडायर को आप लोग वहां पर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में गोली अंधाधुंध बरसाई थी, जब आप उसे सम्मानित कर सको, तो ये किस देश की मानसिकता है, किस देश की आंतरिकता है। और बोला कि जो वहां के जज थे, बोला ऐसी भावनात्मक बातों से हम आपके चक्कर में नहीं आने के। लेकिन भैया जी, इन दोनों को गिरफ्तारी दे दी गई, और भगत सिंह को लाहौर जेल में बंद कर दिया गया, और लेकिन इनके सहयोगी मित्र रहे बटू केशवर दत्त को भी जेल में बंद कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं, जतिन दास भी इनके साथ थे, उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में बंद करने के पश्चात भगत सिंह, साथ ही मैं आपको बताऊं, इसके अलावा भगत सिंह थे, और भगत सिंह जो थे ना, भगत सिंह को जब जेल में बंद करा गया, इनके सहयोगी मित्र मैंने बताई ना,
कौन थे भैया? जतिन दास भी थे, और इन्होंने वहां पर अन्न जल ग्रहण नहीं किया, और इनके लिए मटके भरवा के रख दिए गए, शहद के, दूध के शहद के मटके भरवा दिए रख दिए गए। इनको प्यास लगेगी और प्यास को बुझाने के लिए ये मटकों की तरफ दौड़ेंगे, और साथ ही मेरे दोस्त मेरे मित्र वहां पर भागे नहीं, मटकों को फोड़ दिया गया भगत सिंह के द्वारा। और तमाम चीज जेल में एक जो हमारे जो भारतीय लोग शामिल थे जेल में, एक आवाज से लाहौर जेल गूंज उठी थी कि इनकलाब जिंदाबाद के नारों से वो जेल गूंज उठी थी, और साथ ही भगत सिंह ने जल ग्रहण नहीं किया। इस बीच में जो मृत्यु हुई वो जतिन दास की मृत्यु होगी, भूख के कारण जतिन दास की मृत्यु होगी, लेकिन अपने पथ से नहीं डगे, अपनी मानसिकता से नहीं डगे। क्रांति की वो जो आवाज लेकर चले थे, वो आवाज को बुलंद करने वाले हमारे जतिन दास वहां पर शहीद हो गए। और इसके बाद में क्या हुआ? शहीद हो गए, लेकिन भगत सिंह ने भैया जी लाहौर जेल में थे, लेकिन जतिन दास और जेल में थे। और मैं आपको बताऊं, क्रांतिकारी भगत सिंह का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या बोलोगे? मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को जिस चोले को पैर शिवाजी खेले अपनी शान पर, जिस चोले को पहन झांसी की रानी मिट गई आन पर, और मेरा रंग दे बसंती चोला और हम चलेगा मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला और मेरा रंग दे बसंती चोला। और साथियों, इस स्लोगन के साथ में भगत सिंह का फेवरेट स्लोगन है, इसके बाद में स्लोगन दिया मेरा रंग दे बसंती चोला और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से वो सेंट्रल जेल, वो जेल लाहौर जेल, वो पंजाब के अंदर गूंज उठी थी। और साथ ही इसके बाद में हुआ कैसा, मैं आप लोगों को बताऊं। इन तीनों को फांसी की डेट रखी गई थी भैया 24 मार्च रखी गई थी। क्या रखी गई थी भैया जी? 24 मार्च 1931 रखी गई थी। 24 मार्च 1931 फांसी की डेट रखी गई थी, लेकिन फांसी एक दिन पहले दे दी गई थी, क्योंकि उन अंग्रेजी सत्तात्मक लोगों को पता था कि अब जो है ना, हम भारतीयों तक आवाज पहुंच चुकी है। हमारे क्रांतिवीर योद्धा भगत सिंह और हमारे राजगुरु और हमारे कौन से भैया जी, सुखदेव जैसे लोग हमारे जेल में मौजूद है, जेल में बंद कर रखे तुमने। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस दौरान बाहर थे, वो बागडोर संभाल रहे थे इस क्रांतिकारी की, जो भारत में एक मुहिम छिड़ रही थी, वो बागडोर संभाले रखे हुए थे। चंद्रशेखर आजाद ये सब अंदर थे। और दोस्त मैं आप लोगों को बताऊं, इन तीनों को फांसी की डेट 24 मार्च रखी गई थी, लेकिन भैया 23 मार्च को दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च 1931 को भैया जी एक दिन पहले इन्हें फांसी दे दी गई थी। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि इन्हें डर था कि जो सेंट्रल जेल है, लाहौर जेल है, कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो जा, इनके माता पिता, इनके जो गुरुजन, जो इनके साथ सहयोगी मित्र थे, वहां इतनी भीड़ इकट्ठा ना हो जा कि लाहौर जेल को उखाड़ फेंक दे। लेकिन एक दिन पहले इन्हें फांसी दे दी गई थी, और सेंट्रल जेल को फोड़कर पीछे के रास्ते से 23 मार्च को निकाल लिया गया था। लेकिन साथ ही भगत सिंह की जो नसें थी ना, वो भगत सिंह की नसें 15 मिनट तक फड़कती रही थी, और भगत सिंह को जिंदा जला दिया गया। और जब इनके माता पिता 24 मार्च 1931 को, सोचो एक बार, फील करो अपने अंदर, जब इनके माता पिता जब पहुंचे ना वहां पे, इनके माता पिता पहुंचने के पश्चात वहां पे देखा कि भगत सिंह को तो फांसी दे दी गई। और मेरे दोस्त, हुआ ऐसा, जब फांसी दे दी गई थी, तीनों को फांसी दे दी गई थी, उस दौरान भगत सिंह जब फांसी दी गई ना, एक लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला जी आखिरी इच्छा क्या है? बोले इस लेनिन की किताब को पढ़ लेने दो, इस बुक्स को पढ़ लेने दो। और जेल के अंदर रह के 250 से 300 बुक पढ़ी थी भगत सिंह ने। और इनमें होड़ लगी कि ऐसी कि मुझे फांसी पर चढ़ाओ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। लेकिन तीनों को साथ में फांसी ली, और तीनों ने हंसते हंसते फांसी को अपने एक्सेप्ट करा। और इन पर इतने से भी गम नहीं था कि कोई फांसी लग रही हमें, सिर्फ हंसते हंसते सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी होगी। और एक बड़ा प्यारा सा किस्सा आता है, मैं आप लोगों को बताऊं। किस्सा यह है कि जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, तो उस दौरान महात्मा गांधी जी से पूछा गया, सिर्फ भारत में ना भगत सिंह की फांसी रुकवाने में, सिर्फ भारत में एक व्यक्ति थे, मदन मोहन मालवीय ने जो हुंकार भरी थी कि भगत सिंह को फांसी ना हो, लेकिन रुकवाने वाले सिर्फ मदन मोहन मालवीय थे। जब गांधी जी से पूछा गया कि आपने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, तो गांधी जी ने बोला कि मुझ पर बात तो गई थी, लेकिन मुझ पर ऐसे कुछ था ही नहीं कि मैं उस फांसी को रुकवा देता। मेरे पास कुछ ऐसे साक्षात सबूत नहीं थे, मैं फांसी रुकवा देता। लेकिन गांधी जी उस दौरान इरविन समझौता चल रहा था, गांधी जी का गांधी इरविन समझौता चल रहा था, जो 1931 5 फरवरी को चल रहा था। तो इरविन से पूछा गया कि 16 दिन की बैठकों में क्या भगत सिंह की फांसी रुकवाने कोई कवायद आई थी आपके सामने? तो इरविन ने बोला हाँ जी, एक दिन आई थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कह दिया था कि अभी तो इरविन समझौता चल रहा है, हमारा कराची, जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी है उस दिन तो कराची अधिवेशन होना तय है, ये तो बहुत गड़बड़ की बात होगी।
सोचो साथी, वो गड़बड़ की बात होगी, लेकिन इरविन ने सब इतना बताया था। तो कहते हैं ना कि गांधी जी तुम नोटों विच बसते हो और हमारे हमारे भगत सिंह दिल विच बसते हैं। तो साथी आप बताओ, जब महात्मा गांधी को राजपिता राजपिता नो डाउट हमें कोई दिक्कत नहीं, जब महात्मा गांधी जी को राजपिता कह दें, राष्ट्रपिता कह दें, तो क्या भगत सिंह को राजपुत्र होने का दर्जा प्राप्त नहीं होना चाहिए? जब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का नेशनल हॉलीडे मनाया जा, क्या हमारे 23 मार्च 1931 जो शहीद हुए 23 मार्च को, क्या हमारे राष्ट्रीय पर्व एक हॉलीडे नहीं बनता भारत में? इस वीडियो को जितना शेयर कर सको ना, इस भारत में ये तमाम जो छोटे बड़े से लेकर मेरे भाई बहन मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी देखेंगे इस वीडियो को बाद में, तो बताओ इस कमेंट बॉक्स में एक ही आवाज होनी चाहिए कि जो हमारे भगत सिंह थे उन्हें राजपुत्र यानी कि एक नेशनल का बेटा साबित होना चाहिए। उन्होंने भारत के लिए अपनी कवायद, अपने शहीद, अपनी जितनी आत्मबलता सब कुछ प्राण दे दिए, लेकिन हम भारतीयों ने क्या चाहा उन्हें? उनके भारत में हमने कुछ नहीं चाहा। दोस्त बाद में कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को शेयर करने के बाद में एक राजपुत्र का दर्जा प्राप्त करने की हुंकार बननी चाहिए हमारे भारत में, उस बहरी आवाजों तक भी जाना चाहिए जो आज की डेट में थी। और दोस्त मैं आप लोगों को बताऊं, राजपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए। और बाद में इंकलाब जिंदाबाद के नारों से इस कमेंट को गूंज जाना चाहिए। तो आप अपनी राय बताना इसमें, क्या राजपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए? जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता है, मैं नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे भगत सिंह को भी राजपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए। तो बाद में कमेंट बॉक्स में इंकलाब जिंदाबाद की गूंज उठनी चाहिए, एक हुंकार बननी चाहिए। और दोस्तों मैं अविरल अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।